डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलो आ गए हैं फिर से एक नए चैप्टर के साथ में। और हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं सेकंड चैप्टर। ओके, जो सेकंड चैप्टर है हमारा वो है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, क्लास 10 चैप्टर 2। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से यू ऑल, पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि मेरे द्वारा प्रोवाइड किए हुए वीडियोस से यदि आपको बेनिफिट मिल रहा है, आपको फ़ायदा कुछ लग रहा है कि हमें इससे कुछ फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, कुछ हेल्पफुल साबित हो रहे हैं आपके लिए, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ओके, बाकी अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो केवल तभी सब्सक्राइब करें, अदरवाइज लीव इट। ओके, नाउ लेट्स बी कंटिन्यू। नेल्सन मंडेला के बारे में थोड़ी बात कर ली जाए तो नेल्सन मंडेला कौन थे। ओके, नेल्सन, इनका पूरा नाम जो था नेल्सन रोलिह लाहला मंडेला वॉज अ साउथ अफ्रीकन एंटी अपार्थीड रिवोल्यूशनरी। एंटी अपार्थीड थे ये। अपार्थीड का मतलब मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी आप एक वर्ड नोट कर लें, अपार्थीड। इसका मतलब वैसे होता है रंगभेद, क्योंकि साउथ अफ्रीका में इनसे पहले जो नेल्सन मंडेला हैं, इनसे पहले रंग भेद वाली सरकार रहती थी, जो वाइट लोगों की सरकार थी। ठीक, तो वो बहुत ज़्यादा रंग भेद करते थे लोगों पर, जाति, कास्ट, रिलीजन और कलर, इसके बेस पर बहुत ज़्यादा वो भेदभाव किया करते थे। ठीक, और हमेशा उन्हीं की सरकार पहले बनी रही, बहुत लंबे समय से उनकी सरकार बनी रही। आगे देखते हैं कि इसमें क्या इन्होंने परिवर्तन क्या किया, इनके समय में परिवर्तन क्या हुआ। रिवोल्यूशनरी पॉलिटिकल लीडर एंड फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है मनुष्यों के लिए हितकर जो होता है, ठीक, मनुष्यों का भला करने वाला व्यक्ति। तो जो नेल्सन मंडेला थे ये अपार्थीड के एंटी थे, जो कास्टिज्म है, कलरिज्म है और रेसिज्म है, इनके सबके विरुद्ध थे। और एक पॉलिटिकल लीडर थे, राजनीतिक नेता थे। आगे कह रहे हैं फिलेंथ्रोपिस्ट हु सर्व्ड एज प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका फ्रॉम 1994 टू 1999। 1994 से 1999 तक ये साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट के रूप में रहे। He was the country's first black head of state and the first elected in the fully representative democratic election। जो इनके यहाँ पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ था, इसमें स्वतंत्र रूप से इनको चुना गया था। ये फर्स्ट ऐसे लीडर हुए जो कि ब्लैक थे, मतलब ब्लैक कास्ट से, ये बाई कलर ब्लैक थे। इससे पहले सरकार हमेशा वाइट लोगों की बनी रही, लेकिन ये पहले ऐसे प्रेसिडेंट बने जिन्होंने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। और जो रिपब्लिक डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए, प्रजातांत्रिक रूप से सबको जिसमें वोट देने का अधिकार मिला, ऐसे इलेक्शन में इन्होंने पूर्ण विजय प्राप्त की थी। इनका जन्म, बेसिकली इनके बारे में थोड़ा सा जानना ज़रूरी है। एक्चुअली पूरा टॉपिक इन्हीं पर डिपेंड है, पूरा टॉपिक इन्हीं पर लिखा गया है। तो 18 जुलाई 1918 एम्वेजो साउथ अफ्रीका, इनका जन्म जो है साउथ अफ्रीका के एम्वेजो नामक सिटी में हुआ था। डाइड 5 दिसंबर 1913, और इनकी मृत्यु जो है 5 दिसंबर 2013 को हो जाती है। स्पाउस, इनका जो वाइफ कौन कौन था, ग्रेसा मैकल, ठीक, विनी मंडेला, एल्विन मेज। मेजर अवार्ड्स, इनको कौन कौन से अवार्ड्स मिले, कौन कौन से इनको पुरस्कार मिले, उसमें लिखा है नोबेल पीस प्राइज, शांति के लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिलता है। और भारत रत्न, भारत का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत रत्न, वो इनको मिला। इनके बच्चे जो थे वो थे जिनजिस्वा मंडेला और जेनानी मंडेला। जेनानी मंडेला का इन्होंने जिक्र इस चैप्टर में किया हुआ है। ओके, आगे बढ़ते हैं। समरी थोड़ी इस चैप्टर की जानना ज़रूरी है, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। हम लोग ये समरी ही जानने के लिए चल रहे हैं इस टॉपिक की।
अच्छा, समरी को कुछ हमने पॉइंट्स में डिफाइन किया है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे मैंने बनाए हैं, उन्हीं पॉइंट्स के थ्रू आपको समरी डिफाइन की गई है। ओके, तो नेल्सन मंडेला ने जो ये टॉपिक लिखा है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इट्स द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। ये नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है, ठीक, ये हम आपको पूरा क्लियर बता रहे हैं। देखो पहले ये क्वेश्चन क्या लिखा है, व्हाट डू यू हैव यू एवर रेड एनी ऑटोबायोग्राफी, क्या आपने कोई ऑटोग्राफी पहले पढ़ी है? इसका जवाब आप खुद से दीजिए, और अगर आपने पढ़ी है तो उसका आंसर आप कॉपी पर लिखिए, कौन सी ऑटोबायोग्राफी पढ़ी है आपने। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम नॉवेल एंड स्टोरी, किसी स्टोरी या नॉवेल से ये कैसे डिफरेंट होती है, ठीक, दोनों का अंतर, ये आपके लिए HW में दे रहा हूँ होमवर्क, इनका अंतर ढूंढ ढूंढ करके आप करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको इन शॉर्ट इन चीज़ों को बताऊंगा भी, बाकी डिटेल्ड आप खुद से करें, इनको ज़्यादा अच्छा रहेगा जब आप कहीं से फाइंड आउट करके करेंगे। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी, ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा। चौथा कह रहा, राइट द नेम ऑफ एटलीस्ट 10 पॉपुलर ऑटोबायोग्राफीज, ये क्वेश्चन प्योरली आपको करना है। ओके, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, हैव यू एवर रेड एनी ऑटोबायोग्राफी, तो आपके चैप्टर में एक तो ये हो गई, आपके क्लास 10th में एक तो ये हो गई नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी, और एक और है डायरी ऑफ एन फ्रैंक, जो एन फ्रैंक की डायरी है, ठीक, वो भी एन फ्रैंक की खुद की बायोग्राफी है, वो खुद से उसने लिखी है तो वो ऑटोबायोग्राफी हो गई, ठीक है। दूसरा है, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम ए नॉवेल एंड स्टोरी, एक नॉवेल जो होता है या कोई स्टोरी होती है वो काल्पनिक होती है, ठीक है, लेकिन एक जो ऑटोबायोग्राफी होती है वो काल्पनिक नहीं होती, वास्तविकता पर आधारित होती है। ओके, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी, तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। बायोग्राफी वो होती है, बायोग्राफी जैसे कि मैंने नेल्सन मंडेला की बायोग्राफी, मान लिया ये ऑटोबायोग्राफी है, लेकिन मैं बायोग्राफी में अंतर करने के लिए मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ। जैसे कि नेल्सन मंडेला की बायोग्राफी लिखनी है किसी को, तो इसमें ये होगा कि नेल्सन मंडेला के जीवन के बारे में किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा पूरा का पूरा लिखा जाना, उसका जीवन परिचय पूरा लिखा जाना, तो ये बायोग्राफी हो जाती है। मतलब किसी की बायोग्राफी, किसी किसी के जीवन का परिचय किसी अन्य के द्वारा लिखा जाना, ये बायोग्राफी कहलाता है। और ऑटोबायोग्राफी, ऑटो का मतलब होता है स्वयं, बायोग्राफी का मतलब होता है जीवनी, स्वयं की जीवनी। तो ऑटोबायोग्राफी वो होती है जो स्वयं के द्वारा लिखी जाए। जैसे कि मुझे, अगर मैं अपनी लाइफ स्केच लिखूंगा, मैं अपने लाइफ के बारे में अगर मैं खुद लिख रहा हूँ तो ये हमारा ऑटोबायोग्राफी होगा। और यदि मेरे लाइफ स्केच के बारे में, मेरे लाइफ के बारे में कोई दूसरा लिख रहा है तो वो हमारी बायोग्राफी कहलाएगी। गुड, आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी दोनों का अंतर। चलो आगे बढ़ते हैं। वट डू यू नो अबाउट साउथ अफ्रीका, अच्छा, जो हमारा टॉपिक है उसमें साउथ अफ्रीका के बारे में पहले थोड़ा सा डिफाइन किया गया है। तो साउथ अफ्रीका में देखो, ये साउथ अफ्रीका जो है, द कंट्री हैज़ 11 ऑफिशियल लैंग्वेजेस, साउथ अफ्रीका में 11 लैंग्वेजेस हैं। ओके, ऑफिशियल 11 लैंग्वेजेस हैं, मैनी मोर ऑफिशियल वंस, और भी कुछ हैं ऑफिशियल लैंग्वेज, और भी कुछ हैं, लेकिन 11 हैं ऐसे जिनको ऑफिशियली रिकॉग्निशन प्राप्त है। This colorful mix of cultures gives South Africa its nickname Rainbow Nations। ये कलरफुल जो मिक्सर है साउथ अफ्रीका में, जो कल्चर्स का, डिफरेंट कल्चर्स हैं यहाँ पर, तो विभिन्न कल्चर्स का मिक्सर जो है, इनसे मिलकर के ये तैयार होता है साउथ अफ्रीका, इसीलिए इसको रेनबो नेशन कहा जाता है, क्योंकि रेनबो डिफरेंट कलर का होता है। ओके, ऐसे ही विभिन्न रंग बिरंगी कल्चर से, सभ्यताओं से मिल करके ये बना है साउथ अफ्रीका, इसीलिए विभिन्न रंग बिरंगी सभ्यताओं वाला होने के कारण इसको रेनबो नेशन कहा जाता है। क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि हाउ साउथ अफ्रीका वॉज अ रेनबो नेशन, तो आप इसको इतना ये आंसर में लिख सकते हैं। दूसरा है, साउथ अफ्रीका हैज़ बीन अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सिंस होल्डिंग इट्स फर्स्ट ट्रूली ओपन इलेक्शन ऑन अप्रैल 27, 1994। साउथ अफ्रीका प्योरली डेमोक्रेटिक हो गया था, प्रजातांत्रिक हो गया था, कब से?
जब से कि पहले इलेक्शन हुए थे, वास्तविक इलेक्शन जिसमें कि पूरी पब्लिक को वोट डालने का अधिकार था, ये 27 अप्रैल 1994 को हुआ था। और तभी से नेल्सन मंडेला हमारे साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने थे। ओके, इससे पहले ब्लैक लोगों को वहाँ पर वोट डालने का अधिकार नहीं था, अपार्थीड के चलते, क्योंकि वाइट लोग थे जो अपार्थीड पॉलिसी चला रहे थे, जिसके तहत वोट डालने का अधिकार केवल वाइट पर्सन्स को था। ओके, in 1806 wars in Europe left the British in control of the Cape Town colony. In 1910 the British united 4 colonies in the region and created South Africa. अच्छा, साउथ अफ्रीका को बनाने का श्रेय ब्रिटिशर्स को ही जाता है। उन्होंने 4 कॉलोनी बनाई थी, जिसमें से एक उन्होंने साउथ अफ्रीका रीजन तैयार किया। They established laws that separated white from black साउथ अफ्रीकन्स। उन्होंने कुछ ऐसे कानून बनाए जिनके द्वारा ब्लैक साउथ अफ्रीकन को वाइट साउथ अफ्रीकन से अलग कर दिया गया था। ए प्रैक्टिस ऑफ सेग्रीगेशन कॉल्ड अपार्थीड विच लेड टू डिकेड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। एक वहाँ पर अलगाववाद या पृथकवाद या वियोजनवाद आप कह सकते हैं, ऐसी इन्होंने प्रथा चलाई अंग्रेजों ने। सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलगाववाद की प्रथा चलाई, जिसको इन्होंने अपार्थीड नाम का अपार्थीड नेम दिया, जिसके तहत वाइट लोगों को ब्लैक लोगों से अलग अधिकार, कानून और स्वतंत्रताएं प्रदान की गई थी। ओके, विच लेड टू डिकेड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, और जिसकी वजह से कई सदियों तक इनमें संघर्ष चलता रहा। ब्लैक एंड वाइट में कई सदियों तक संघर्ष चलता रहा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट वाज द ओकेजन। अच्छा, अभी इस चैप्टर में एक ओकेजन होता है, ठीक है, एक सेरेमनी होती है। वो कौन सी सेरेमनी है, कौन सा ओकेजन है, कौन सा प्रोग्राम है, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट इन साउथ अफ्रीका। जो नई नई सरकार बनी है तो उसकी शुरुआत, प्रारंभ की एक सेरेमनी, एक पार्टी टाइप में रखी गई है। ठीक, उस दिन जो गवर्नमेंट है अपना शपथ ग्रहण करेगी, और जो वास्तविक कार्यकर्ता हैं गवर्नमेंट के, वो अपना कार्यकाल उनका उसी दिन से निर्धारित हो जाएगा। शपथ लेकर के वो अपने देश हित में कार्य अपना करना शुरू कर देंगे। ठीक, विच टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर इन प्रीटोरिया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है एमसीक्यूज का कि यहाँ की किस बिल्डिंग में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ था, सेरेमनी ने, या सेरेमनी वेयर द सेरेमनी टुक प्लेस, सेरेमनी कहाँ पर हुई थी। तो आपको बताना होगा आंसर में, द यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर इन प्रीटोरिया। प्रीटोरिया में जो यूनियन बिल्डिंग है, जो एम्पी थिएटर यूनियन बिल्डिंग है, वहाँ पर ये सेरेमनी हुई थी। आगे, अटेंडेड बाई पॉलिटिशियंस एंड डिग्नेटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। पूरे संसार के, पूरी दुनिया भर के लगभग 140 राजनेताओं ने और गणमान्य और मान्य व्यक्तियों ने, जो ऑल ओवर वर्ल्ड में जो सम्मानित व्यक्ति हैं, ऐसे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, इसमें हिस्सेदारी ली थी। ओके, आगे देखते हैं। रेनबो गैदरिंग क्या है। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, व्हाट इज रेनबो गैदरिंग इन दिस चैप्टर। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो ये सब समरी के अंतर्गत आता है, आप देख लीजिएगा, समरी के अंतर्गत ये सब आता है, तो आप ये समरी तैयार रखिएगा तो आपके क्वेश्चंस बड़ी आसानी से हो जाएंगे। रेनबो गैदरिंग क्या होती है यहाँ पर इस स्टोरी में, रेनबो गैदरिंग क्या है, मैं आपको इन शॉर्ट बताता हूँ। रेनबो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट कलर्स कलेक्टेड इन अ प्लेस। कई सारे कलर एक जगह पर एकत्रित जब दिखाई देते हैं तो उसको रेनबो बोलते हैं, जो कि हमने बिल्कुल शुरुआत में ही आपसे डिस्कस किया था। यहाँ पर डिफरेंट कल्चर्स का कलेक्शन हुआ था, बहुत सारी कल्चर्स जो हैं, इसमें रंग बिरंगी संस्कृति दिखाई गई है। तो यही डिफरेंट कलर की कल्चर जो है, संस्कृति, यही रिप्रेजेंट करती है एक रेनबो को। ओके, यही यहाँ पर दिया होगा, देखते हैं। The inauguration day was indeed a sight of rainbow gathering of different color and religion as people
of all races, caste, color, national and international had come together to celebrate the glory of democratic elections. तो यहाँ पर ऐसे बताया गया कि जो इनॉग्रेशन प्रोग्राम था उसमें इसको रेनबो गैदरिंग इसलिए बोला गया है क्योंकि वहाँ पर विभिन्न रंग बिरंगे लोग, विभिन्न जातियों के लोग, विभिन्न रेसेस के लोग, विभिन्न कास्ट के लोग, विभिन्न कलर के, विभिन्न देशों के और विभिन्न नेशनल एंड इंटरनेशनल, विभिन्न देशी और विदेशी लोग वहाँ पर एकत्रित हुए थे, जो कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए हैं पहली बार। उनमें जो नेता चुना गया है नेल्सन मंडेला, उनके शपथ ग्रहण समारोह में ये इतने टाइप के लोग, रंग बिरंगे लोग सम्मिलित हुए हैं, तो इसीलिए उसको रेनबो गैदरिंग बोला गया। अ डे व्हेन एवरीवन विल बी ट्रीटेड विद लिबर्टी एंड इक्वलिटी, और ये एक वो दिन होने जा रहा है जिस दिन सारे लोग, सबको स्वतंत्रता और समानता के साथ, सबके साथ व्यवहार किया जाएगा। सभी समान होंगे, ब्लैक एंड वाइट सभी समान होंगे। वहाँ पर जाति धर्म भेदभाव कुछ नहीं किसी के साथ किया जाएगा, सबको समान व्यवहार दिया जाएगा और सबके साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा। एक ऐसी गवर्नमेंट का चयन हुआ है अब साउथ अफ्रीका में। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और कुछ पार्ट इसका देख लेते हैं। नेल्सन मंडेलाज इनॉग्रेशन स्पीच। इसके बाद में स्टोरी में क्या होता है, जब इनॉग्रेशन प्रोग्राम चल रहा होता है, शपथ ग्रहण समारोह चल रहा होता है, उसी समय नेल्सन मंडेला जब अपना स्पीच देते हैं, ओके, तो वो स्पीच के कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस यहाँ पर दिए गए हैं, उनको आप ध्यान रखें। मेजर पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिसास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग must be born a society of which all humanity will be proud। कह रहे हैं कि जितना भी ह्यूमन डिसेस्टर हुआ है, मानवों का विनाश, मानवता का विनाश जितना भी किया गया है, एक लंबे समय से चली आ रही सरकार के द्वारा, दमनकारी सरकार के द्वारा जो मानवता का विकास किया गया है, जो मानवता का विनाश हुआ है, उससे सीख लेकर के, उससे अनुभव प्राप्त करके अब एक ऐसी सोसाइटी का जन्म होना चाहिए, एक ऐसी सोसाइटी आनी चाहिए, एक ऐसी सरकार आनी चाहिए जिसका लोगों को गर्व हो। मतलब एक ऐसी सरकार आनी चाहिए जो कि सभी लोगों की हितैषी हो। ओके, तो ये नेल्सन मंडेला अपने स्पीच में कह रहे हैं कि अब एक ऐसी सरकार फॉर्म करेंगे, हम ऐसी सरकार बनाएंगे जो कि सभी लोगों की हितैषी होगी। वी प्लेज, हम शपथ लेते हैं कि अवर सेल्फ टू लिबरेट ऑल अवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी। हम शपथ लेते हैं कि हम अपने सभी लोगों को, अपने समाज के सभी वर्गों को, सभी लोगों को हम मुक्ति दिलाएंगे, उस बंधन से मुक्ति दिलाएंगे। किस बंधन से? पॉवर्टी से, गरीबी से, डिप्रिवेशन से, हानि या वंचन। डिप्रिवेशन का मतलब वंचन, यानी कि जो अधिकार, जो समानताएं आपको नहीं मिली थी, वो सारी समानताएं आपको मिलेंगी, वो सारे अधिकार आपको मिलेंगे। सफरिंग्स, वो जो कष्ट आपके थे, उन सब से आपको हम मुक्ति दिलाएंगे। जेंडर, जो कि आपके जेंडर मतलब मेल फीमेल, इसमें अंतर था उस समय की सरकार में। मेल ये काम कर सकता है, फीमेल ये काम नहीं कर सकती है। मेल को इतना इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, फीमेल को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाएगा। इस टाइप की जो पॉलिसी थी पुरानी गवर्नमेंट की, उससे निजात, उससे छुटकारा दिलाएंगे हम आप सबको। एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और विभिन्न अंतर जो कि गवर्नमेंट ने पहले से करके रखे हैं, उन सब से आपको छुटकारा दिलाया जाएगा हमारी गवर्नमेंट में। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। जो इतनी शानदार मनुष्यों की सफलता रहेगी कि जिसका सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। हम ऐसी गवर्नमेंट बनाएंगे, ऐसी सरकार बनाएंगे जो कि हमेशा लोगों पर जैसे सूर्य रोशनी प्रदान करता है, ऐसे ही हमारी सरकार सारे हमारे लोगों को सूर्य की तरह प्रकाश प्रदान करेगी, लोगों के दुखों को हरेगी। ओके, आगे देखते हैं। अच्छा, आगे फिर जब इनॉग्रेशन प्रोग्राम चल रहा होता है, उसी समय ये शपथ ग्रहण उनका हो जाता है और ये अपना स्पीच देते हैं। फिर एक चीज़ और आती है कि उसी में
वाई वर टू नेशनल एंथम सॉन्ग इन साउथ अफ्रीका? दो नेशनल सॉन्ग क्यों गाए जाते हैं वहाँ पर? जब सबको समानता का अधिकार दे दिया गया, जब पूरी सरकार बन के तैयार हो गई, सरकार बन गई थी नेल्सन मंडेला की, तो फिर वहाँ पर विभाजन क्यों हुआ? क्यों दो वहाँ पर नेशनल एंथम गाए गए? तो इसके पीछे कारण ये है, मैं आपको पहले हिंदी में बता दे रहा हूँ, उसके बाद में इंग्लिश में, कि इनकी सरकार बनते ही इन्होंने सबको स्वतंत्रता का अधिकार दे दिया था। तो वाइट लोग जो थे वो भी स्वतंत्र थे, ब्लैक लोग वो भी स्वतंत्र थे। ठीक, तो वाइट लोगों ने अपना नेशनल एंथम गाने का वो बनाया कि हम नेशनल एंथम ये वाला गाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है आप फ्री हैं। वाइट वालों ने कहा, अब ब्लैक वालों ने कहा कि हमारा नेशनल एंथम ये है तो हम इसको गाएंगे, तो उन्होंने कहा ठीक है आप भी फ्री हैं। तो इस तरह से दोनों को फ्रीडम देने के लिए दो नेशनल एंथम उस समय हो गए थे। देखो वही लिखा है, ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन, शपथ ग्रहण समारोह वाले दिन, टू नेशनल एंथम्स वर संग, वन बाई द वाइट्स एंड द अदर बाय द ब्लैक्स। दो नेशनल एंथम उस दिन गाए गए थे, एक तो वाइट लोगों के द्वारा और दूसरा ब्लैक लोगों के द्वारा। दिस सिंबलाइजेस द इक्वलिटी ऑफ ब्लैक एंड वाइट, और इससे क्या प्रदर्शित होता है कि ब्लैक एंड वाइट दोनों लोगों को, काले और गोरे दोनों लोगों को समानता प्रदान कर दी गई थी। दूसरी चीज यहाँ पर यह है कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि वाइट लोगों का नेशनल एंथम क्या था और ब्लैक लोगों का नेशनल एंथम क्या था। ठीक, तो वाइट लोगों का नेशनल एंथम ये था, मैं बोल रहा हूँ, एन कोसी सिकेली आई अफ्रीका। ठीक, ये वाइट लोगों का था। ब्लैक लोगों का जो सॉन्ग था वो था डाई स्टेम। ठीक, डाई स्टेम करके इनका गाना था। तो अब ये द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, रिपब्लिक साउथ अफ्रीका का ये पुराना एंथम था। ठीक है, पहले सबसे पहले यही एंथम वहाँ पर चलता था, लेकिन बाद में वाइट लोगों की जब सरकार हुई तब उन लोगों ने इस नेशनल एंथम को गाना शुरू कर दिया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। अपार्थीड क्या है? मैं बार बार आपको तब से अपार्थीड अपार्थीड बता रहा हूँ। अपार्थीड है क्या, वास्तव में क्या है, उसको भी हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे, व्हाट इज अपार्थीड, अपार्थीड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद इट? ओके, तो आप उसमें ये आंसर लिख दें, एकदम एग्जैक्ट रहेगा। अपार्थीड वॉज ए सिस्टम ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रेसियल सेग्रीगेशन that existed in South Africa and Southwest Africa from 1948 until the early 1990। ये एक वो सिस्टम होता है, ये एक अलगाववाद वाला सिस्टम है जो कि साउथ अफ्रीका में या साउथ वेस्ट अफ्रीका में आप सब कहें तो 1948 से 1990 के दशक तक रहा है। ओके, इट फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन। अच्छा, इसने जो है, इसी अपार्थीड ने, अपार्थीड सिस्टम ने एक ऐसी सरकार का गठन किया था, एक ऐसी सरकार बनाई थी जो कि वन ऑफ द हार्शेस्ट, सबसे कठोर और इनह्यूमन और अमानवीय सरकार रही, जिसको कि आप पूरी दुनिया में जान सकते हैं, पूरे वर्ल्ड में सबसे कठोर और सबसे अमानवीय सरकार रही। ऐसी पद्धतियाँ अपार्थीड के अंतर्गत विकसित की गई थी। इसमें लोगों के साथ बहुत भेदभाव किया जाता था, रंग के आधार पर, जाति के आधार पर, ठीक, और धर्म के आधार पर, ब्लैक एंड वाइट कलर के आधार पर, बहुत सारे आधार थे उनके, जिन आधार पर उन्होंने ब्लैक पर्सन्स को, बेसिकली ब्लैक पर्सन्स को अलग कर रखा था बिल्कुल वाइट पर्सन से। कोई समानता का उनको अधिकार नहीं दिया गया था, कहीं पर उनको स्वतंत्रता नहीं दी गई थी पूर्णतः, उनके हर जगह उनका दमन किया जा रहा था। ओके, तो यही अपार्थीड पॉलिसी थी वाइट लोगों की। आगे देखते हैं क्या है। इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। ओके, नेल्सन मंडेला illustrate this by giving examples of great heroes of South Africa who sacrificed their lives in the long freedom struggle। इस अपार्थीड को दमन करने के लिए, अपार्थीड को ख़त्म करने के लिए इन्होंने बताया है नेल्सन मंडेला ने कि हमारे बहुत सारे हीरोज़ हुए हैं। ये हीरोज़ हैं टॉम्बो हैं, वाल्टर सुलू हैं,
चीफ लुत्रिल हैं, यूसुफ डैडू हैं, ये इतने बहुत सारे लोगों के नेम नेल्सन मंडेला जी ने गिनाए हैं कि जो अपार्थीड के खिलाफ इन्होंने संघर्ष किया और इन्होंने अपनी लाइफ को बलिदान कर दिया। ठीक, व्हाट डज करेज मीन मंडेला? मंडेला का फिर आगे मंडेला बताते हैं कि अ पर्सन शुड बी करेजियस। लेकिन क्या करेज का मतलब क्या है उनका? हिम्मत वाला होना चाहिए। उस हिम्मत से क्या मतलब, उस करेज से क्या मतलब है? करेज वॉज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर। वो कहते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई करेज ऑन द बेसिस ऑफ द ऑन द बेसिस ऑफ दिस चैप्टर। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है, व्हाट डज नेल्सन मंडेलाज मीन्ट विद द करेज? करेज से नेल्सन मंडेला का मतलब क्या था इस चैप्टर में? तो आप बता सकते हैं, करेज वॉज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर। करेज का मतलब हिम्मत, ये साहस का मतलब ये नहीं होता है कि हमें किसी चीज़ का डर नहीं हो। हिम्मत का मतलब ये नहीं होता है, बट द ट्रम्फ ओवर इट। बल्कि हिम्मत का मतलब ये होता है डर के ऊपर जीत को पा लेना। ये हिम्मत का मतलब होना चाहिए। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। कहने कि महान व्यक्ति या बहादुर व्यक्ति वो नहीं होता है जिसे डर नहीं लगता, बट ही हु कंकर्स दैट फियर। बल्कि महान या ब्रेव या बहादुर व्यक्ति वो होता है जो उस डर को जीत लेता है। ओके, सो लेट्स सी। अच्छा, एक और चीज़ उन्होंने लेसन में बताई है, लव, लेसन ऑफ लव, प्रेम का संदेश। इसमें इस चैप्टर में नेल्सन मंडेला जी कैसे देते हैं, हाउ ही फील द लव टुवर्ड्स हिज पीपल, हिज कंट्रीमैन। ओके, देखते हैं। नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन। कोई भी व्यक्ति का जन्म जब होता है तब से लेकर वो किसी को नफरत नहीं करने लगता। जन्मतः कोई भी ऐसा नहीं जन्म लेता है जो कि जन्म लेते ही दूसरों से नफरत करने लगे, ऐसा नहीं होता है। बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। अच्छा, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि अपने धर्म, ओके, अपनी स्किन का मतलब कलर, गोरी या काली, और अपने बैकग्राउंड, गरीब या अमीर, या अपने धर्म, इसके आधार पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो जन्मतः दूसरों लोगों से नफरत करता हो। ये तो सब हम बाद में सीखते हैं, हमें पता ही नहीं होता है बचपन में धर्म क्या होता है, गोरा काला क्या होता है, ओके, और गरीबी क्या होती है, अमीरी क्या होती है, ये हमें कुछ नहीं पता होता बचपन में। ये तो हम समाज में रहकर ही चीज़ें सीखते हैं। पीपल मस्ट लर्न टू हेट। अभी नेल्सन मंडेला जी कहते हैं लोगों को ये सीखना चाहिए कि हमें नफ़रत किस चीज़ से करनी चाहिए, हमें डिफ्रेंशिएट प्रॉपरली कर लेना चाहिए, करना सीख लेना चाहिए। हम अक्सर जानते ही नहीं कि हमें किस चीज़ से नफ़रत करनी चाहिए। ओके, तो अनावश्यक हम कई बार गलतियां कर बैठते हैं। तो जो वास्तविक जिससे हमें नफ़रत करना चाहिए, ये डिसाइड करने में बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि अगर लोग नफ़रत करना सीख लें, एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, यदि वो सीख लेते हैं नफ़रत करना चीज़ों से, दे कैन बी टॉट टू लव, उन्हें पढ़ाया जा सकता है कि कैसे लोगों से प्रेम पूर्वक रहें। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली, क्योंकि प्रेम जो है नेचुरली आता है, स्वाभाविक रूप से आता है, टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। नफरत की अपेक्षा प्रेम स्वभावतः लोगों से प्रकट होता है। अगर आपको किसी से प्रेम करना है तो वो स्वभावतः हो जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। लेकिन अगर उससे नफरत करनी है तो उसके लिए कारण चाहिए। ओके, चलो आगे देखते हैं। ट्विन ऑब्लिगेशंस। अच्छा, ट्विन ऑब्लिगेशन क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद द ट्विन ऑब्लिगेशन? नेल्सन मंडेला के सामने ट्विन का मतलब होता है दो, ठीक, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कर्तव्य या रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नेल्सन मंडेला के सामने या हर व्यक्ति के सामने दो ऑब्लिगेशन होते हैं, दो कर्तव्य होते हैं, दो तरह के कर्तव्य कह सकते हैं होते हैं। पहला क्या था? नेल्सन मंडेला मेंशंस दैट एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि हर व्यक्ति के पास दो तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज या दो तरह के कर्तव्य होते हैं। कौन कौन से? द फर्स्ट ऑब्लिगेशंस टुवर्ड्स हिज फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन।
पहला जो कर्तव्य होता है उसको अपने घर परिवार बच्चे और माता पिता के प्रति होता है। दूसरी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकंड ऑब्लिगेशन इज़ टू वर्क फॉर हिज पीपल कम्युनिटी एंड द नेशन। दूसरी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसका जो कर्तव्य बनता है वो अपने देश, अपने लोगों और अपने संप्रदाय के लिए कार्य करना, ये होता है। ओके, अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम। अच्छा, नेल्सन मंडेला स्वतंत्रता को कैसे समझते हैं कि व्हाट इज़ फ्रीडम फॉर हिम, उनके लिए स्वतंत्रता क्या है। ठीक, इसको भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया है, देख लेते हैं क्या है। एज ए चाइल्ड मंडेला डिडंट हंगर फॉर लिबर्टी बिकॉज ही थॉट ही वॉज बोर्न फ्री। एज ए चाइल्ड, बच्चे के रूप में नेल्सन मंडेला को स्वतंत्रता से कोई लेना देना नहीं था। वो परेशान नहीं थे स्वतंत्रता को लेकर के, क्योंकि वो जानते थे, वो सोचते थे कि हमारा जन्म जो हुआ है वो फ्री हुआ है, स्वतंत्र हुआ है। ही बिलीव्ड ही वॉज फ्री इन एनी वे एज लॉन्ग एज ही ओबेड हिज फादर एंड अबाइडेड बाई हिज ट्राइब्स कस्टम्स एज एन एडोलसेंट। अच्छा, उसे पता था, वो सोचता था, वो ऐसा विश्वास करता था कि वो जब अपने पिता के उसे आज्ञा माननी है और उसकी जो ट्राइब है, उसकी जो जाति है, जनजाति है, उसके द्वारा बनाए गए कानूनों को उसे स्वीकार करना है बचपन में। एज एन एडोलसेंस, और जब वो नवयुवक एक यंग हो जाएगा तब उसे क्या करना है। ही हैड सर्टेन नीड्स एंड एज ए यंग मैन ही हैड अदर नीड्स। जब एक यंग मैन हो जाता है, एक नवयुवक हो जाता है, तो उसकी आवश्यकताएं बदल जाती हैं। ग्रेजुअली ही डिस्कवर्ड ड्यूरिंग हिज बॉयहुड दैट ही वॉज सेल्फिश। अपने बचपन में वो सोचता है कि वो सेल्फिश है, स्वार्थी प्रवृत्ति का है। ही ग्रेजुअली अंडरस्टैंड्स दैट इट इज़ नॉट जस्ट हिज फ्रीडम दैट इज बीइंग curtailed बट द इमेंसिपेशन ऑफ ऑल ब्लैक्स। अच्छा, वो ऐसा फील करता है, वो ऐसा महसूस करता है कि, और अच्छे से वो धीरे धीरे करके उसे लास्ट तक ये समझ में आ जाता है नेल्सन मंडेला को कि ये केवल मैं ही नहीं हूँ जिसकी स्वतंत्रता को शॉर्ट कर दिया गया, जिसकी स्वतंत्रता को सीमित कर दिया गया अंग्रेज़ों के द्वारा, छीन लिया गया अंग्रेज़ों के द्वारा। केवल मैं ही नहीं हूँ बल्कि ऑल द पीपल लाइक मी, मेरे जैसे सभी ब्लैक जितने भी हैं, उनकी सबकी स्वतंत्रता को अंग्रेजों के द्वारा छीना गया है या संकुचित कर दिया गया है। ओके, आगे देखते हैं। द सन शैल, और लास्ट में वो अपने स्पीच में बोलते हैं, द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। इतनी शानदार जो मनुष्यों की सफलता है, मानवों की सफलता है, उनका सूरज कभी अस्त नहीं होना चाहिए। लेट फ्रीडम रेन, स्वतंत्रता को शासन करने दो। गॉड ब्लेस अफ्रीका, ईश्वर अफ्रीका का भला करे। ईश्वर जो है अफ्रीका को अपनी शरण में या अपने वरदान से अभिप्रेरित करे, अभिभूत करे। इस तरह से ये सब कंप्लीट हो जाता है और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है इनके स्पीच के साथ ही। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी ये सारी समरीज की कंप्लीट हो जाती है। आप लोग इसको सुनिए और एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार इसको सुनेंगे उतने ही अच्छे से आपको समझ में आएगी। चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम। अच्छे से तैयारी करो और स्टे ट्यून्ड with Let's Learn English 2.0. It's your channel. Okay, so please like and subscribe your channel. Thank you.